सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वजीर आजम के पार्लियामेंट हमला केस में बरी होने पर नून लीग ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नून लीग पंजाब के सदर राना सना ने वाज़ेह बता दिया कि पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान की बरियत का नोटिस अगर नहीं लिया गया तो 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन और खामोश एहतजाज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार में याददाश्त जमा कराई जाएगी। राना सना का ख्याल है कि मुकदमे में प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान को गलत बरी करवाया है। जिस तरफ वजीर आजम को बरी किया गया उसी तरह शरीफ खानदान के रेफरेंसेस भी ख़त्म किए जाएं। इससे मुताल्लिक और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उससे मुताल्लिक मजीद गुफ्तगू करते हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। इमरान खान को अदालत ने बरी कर दिया, केस अब खत्म हो गया। नून लीग क्यों अदालती फैसले पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है? राना सना कह रहे हैं अब एहतजाज इस पर किया जाएगा। अदालत से फैसला आया, उसका एहतराम करें आप लोग। देखिए, इसके बारे में तो मैं भी पहले कह चुका हूं कि ये एक बहुत ही मुनफरद केस है कि जिसमें इस्तगासा ने किसी किस्म के चार्जेस फ्रेम नहीं किए। इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए और ये एक तरह का जैसे होम डिलीवरी सर्विस होती है, उनको होम डिलीवरी बरियत मिल गई है। इस किस्म के जो फैसले हैं वो यकीनन अदलिया के लिए कोई बेहतर नेकनामी का बायस नहीं है और इसीलिए हमने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि जैसे अरशद मलिक केस में हायर जुडिशरी ने नोटिस लिया था और उस बात को देखा था कि इसके क्या मेरिट्स हैं, इस मामले की भी तहकीक होनी चाहिए कि क्या ये फैसला किसी दबाव के अंदर दिया गया है, किस बुनियाद के ऊपर दिया गया है। क्योंकि जो वाकयात थे वो तो पूरी कौम के सामने थे। इमरान नियाजी साहब और जो आरिफ अलवी साहब हैं उनकी टेलीफोन गुफ्तगू भी सबने सुनी हुई है, पीटीवी पर हमला भी सबके सामने हुआ, जो पार्लियामेंट हाउस है उस पर चढ़ाई भी सबके सामने हुई। ठीक है, लेकिन एहसन साहब, फिर नून लीग इस पार्टी खुद इस फैसले के खिलाफ फिर अदालत जाएं इसको लेकर, वहां से फिर आप लोग इंसाफ तलब करें, एहतजाज की तरफ आप लोग जा रहे हैं। चीफ जस्टिस से आप अपील कर रहे हैं कि वो नोटिस लें। वो नोटिस क्यों लें? आप लोग खुद अदालत जाएं इस पार्टी। देखिए, इसमें क्योंकि जो इसकी कानूनी ऑप्शन हैं वो तो यकीनन हमारे कानूनी माहिरीन उसका जायजा ले रहे हैं और उसकी रोशनी में पार्टी फैसला करेगी। लेकिन हम समझते हैं कि जैसे माजी में मिसाल मौजूद है, अरशद मलिक केस की मिसाल मौजूद है कि जब भी अदालत ने देखा और जो हायर जुडिशरी है उसने देखा कि ऐसे फैसले किए गए हैं कि जिनकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से शक व शुबा पैदा होता है, तो हायर जुडिशरी ने उनका नोटिस लिया है। मैं समझता हूँ कि ये केस भी इतना ओपन ब्लेटेंट एक चैलेंज है कि जैसे मैंने आपको भी कहा कि जो कुछ वाकयात थे इस केस के, दहशत गर्दी में वो पार्लियामेंट पे पीटीवी पर हमले हुए, उनको हजूम को उकसाना और हजूम को इस तरफ लेकर जाना और इकट्ठा करना, उन सब से आप इमरान साहब को कैसे अलहदा कर सकते हैं? लेकिन एहसन साहब, आज तो बड़ी पॉपुलर अनाउंसमेंट वजीर आजम ने की है, बड़े पैकेज का ऐलान किया है। जो इजाफी बिजली इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्रीज हैं, छोटी इंडस्ट्रीज, उनको 50% कम रेट पर बिजली मिलेगी और बड़ी इंडस्ट्रीज को 25% कम रेट पर मिलेगी। तो अब तो पॉपुलर डिसीजंस ले रहे हैं, मईशत की बेहतरी की बात कर रहे हैं। देखिए, अल्लाह करे अगर कोई मुआशी मुल्क की बेहतरी हो तो उससे तो पूरे मुल्क का फायदा है। लेकिन मसला ये है कि इमरान साहब के इन फैसलों से अब तक जितने भी इन्होंने किए हैं, किसी पर ये पूरा अमल दरामद नहीं कर सके। इन्होंने इससे पहले एक्सपोर्टर्स को रिबेट देने का ऐलान किया था। आज तक वो एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अभी तक परेशान है कि वो रिबेट कहाँ से मिलेगा। एक तरफ हुकूमत के जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जे पावर सेक्टर से, वो दुगने हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हुकूमत उन्हें मजीद सब्सिडी देने का वादा कर रही है तो इसके लिए पैसा कहाँ से लाएगी? क्योंकि हुकूमत के जो टैक्स की कलेक्शन है वो पिछले 2 सालों में तकरीबन वहीं जामिद है जहाँ पे हम छोड़ कर गए थे, जबकि हुकूमत ने कर्जे पहले के मुकाबले में दुगने लिए हैं। जो उसका डेट सर्विसिंग का बर्डन है वो 2 सालों में दुगना हो चुका है। उसके जो करंट एक्सपेंडिचर है वो बहुत बढ़ चुका है। तो इसलिए ये बात अब देखने की है कि क्या ये सिर्फ तकरीरें हैं, क्योंकि अब तक हुकूमत के जो ऐलानात हैं वो ऐलानात ही रहे हैं, उन पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका।
तो ऐसा साहब फिर क्या एकदम पीडीएम के जो आपकी इस वक्त मूवमेंट चल रही है उसके प्रेशर में वजीर आजम ने किया है, क्योंकि एक प्रेशर तो हुकूमत पर बिल्ड हो रहा है और कुछ पॉपुलर स्टेप्स भी उनको उठाने हैं, तो अमली तौर पर ऐसा आपको मुमकिन दिखाई देता है जो ऐलान वजीर आजम ने आज किया है उस पर अमली तौर पर हुकूमत इकदाम कर सकेगी? यकीनन मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की तरफ से ऐसे इक़दाम हैं जिनसे वो अवाम की कोई हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर सकती है या तवज्जो हटाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन फिर मैं आपकी तवज्जो इसी तरफ मबजूल कराऊंगा कि आज ही IMF ने हुकूमत को कहा है कि जो गर्दशी कर्जे हैं वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं और तकरीबन 1000 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है उसे पूरा करने के लिए हुकूमत को बिजली के निर्ख बढ़ाने चाहिए। तो एक तरफ तो उनके ऊपर IMF का दबाव है कि आप उस गर्दशी कर्जे को ख़त्म करने या कम करने के लिए बिजली के निर्ख बढ़ाएं। दूसरी तरफ हुकूमत 50% कहती है कि हम बिजली सस्ती करेंगे, तो यकीनन सब्सिडाइज करेंगे। तो वो सब्सिडी कहाँ से करेंगे? टैक्स तो हुकूमत के पास इकट्ठा नहीं हो रहा, मईशत तो ग्रो कर नहीं रही, वो तो तकरीबन जामद है। तो इसलिए ये भी उसी तरह का ऐलान लगता है जिस तरह का ऐलान हुकूमत पहले कर चुकी है पर उस पर अमल नहीं कर सकी। ठीक है, लेकिन ऐसा जब ये अमली तौर पर मुमकिन नहीं है गवर्नमेंट के लिए इस पर अमल करना, फिर वज़ीर आज़म ने इसका ऐलान क्यों किया? जब एक मखसूस वक्त गुजर जाएगा, इस पर अमल नहीं होगा, तो फिर ये इंडस्ट्रीज़ वाले फिर वज़ीर आज़म पर प्रेशर बढ़ाएंगे, उनका एक मनफी इमेज पूरी इंडस्ट्रीज़ के सामने जाएगा। फिर ऐसा पॉपुलर डिसीजन जो इस वक्त उन्होंने लिया है जिसके इस तरह के इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्यों लिया गया फिर उनकी जानिब से ऐसा कदम? नहीं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत इस वक्त दबाव के अंदर है और जब से PDM की तहरीक शुरू हुई है हुकूमत तकरीबन कॉर्नर हो चुकी है। आप वज़ीर आज़म की तकारीर सुनिए, उनके इंटरव्यू सुनिए, उनके अंदर बौखलाहट जाहिर है। उनकी जो तकारीर हैं उसके अंदर जो अंदाज़ गुफ्तगू वो इख्तियार कर रहे हैं वो भी उनकी घबराहट और परेशानी की एक निशानी है। तो लिहाजा ये अवामी दबाव जो पैदा हुआ है उसको ज़रा थोड़ा डिफ्यूज़ करने के लिए हो सकता है हुकूमत ने ये चंद पॉपुलर इक़दाम करने का फ़ैसला किया हो। लेकिन असल बात वही है कि क्या हुकूमत इन पर पूरा उतर सकेगी? क्या हुकूमत के पास वसाइल हैं? अगर वो ऐसा कर सके तो नथिंग लाइक इट। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो इस वक्त हुकूमत की मुआशी सलाहियत है और जो उनके पास वसाइल की सूरत हाल है वो इस तरह के इक़दाम को पूरा फॉलो थ्रू कर सके। सही, लेकिन ऐसा साहब आप कह रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त दबाव में, लेकिन नून लीग भी तो एज पार्टी इस वक्त बहुत प्रेशर महसूस कर रही है, खासतौर पर अयाज सादिक साहब के बयान के बाद, फिर उसके बाद अब्दुल कादिर बलोच साहब ने जिस तरह से इख्तिलाफ किया, अलहदगी इख्तियार की, फिर आपका अपना बयान उनसे मुताल्लिक और शाहिद खाकान का बयान कि वो चाहें तो घर बैठ जाएं, जो इस बयानी का बोझ नहीं उठा सकता वो घर बैठे। तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून भी तो एक प्रेशर वाली सिचुएशन में इस वक्त है, महसूस कर रहे हैं प्रेशर, इससे निकलने की कोशिश कर रही है नून लीग एज पार्टी? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, हम पाकिस्तान की बानी जमात हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था, उसे अपनी हुकुल वतनी के लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इमरान साहब वही खतरनाक खेल खेल रहे हैं जो उन्होंने अपोजिशन में खेला था। जब ये अपोजिशन के अंदर थे तो आपको याद होगा कि इन्होंने मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया और उस मजहबी कार्ड को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, जिसपे लोगों को तशद्दुद पे उकसाया और मैं खुद उसका निशाना बना। और अब ये हुकूमत में है तो ये हुबल वतनी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक अंग्रेज मुफक्कर ने कोई 150 साल पहले कहा था कि पैट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ एवरी स्काउंड्रल। जब हर तरफ से आप नाकाम हो जाते हैं तो आप हुबल वतनी का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, अपने मुखालफों को गद्दारी का सर्टिफिकेट देते हैं। पाकिस्तान में ये पहली दफा नहीं हो रहा। शुरू दिन से लेके जहाँ कायदे आजम की जो हमशीरा थी मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना साहिबा, उन तक को गद्दार करार दिया जा चुका है। तो फिर कौन बचता है पाकिस्तान में सर्टिफिकेट से? लिहाजा ये सब लोग समझते हैं कि एक सियासी नाटक है, उन पर भी कोई दबाव नहीं है। और ख़ास तौर पे हुकूमत जो जिस अंदाज में इस वक्त हमारे कौमी इदारों को सियासत में झोंक रही है, उनके पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, ये एक बहुत खतरनाक बात है। और इन इदारों को मैं समझता हूँ कि खुद सोचना चाहिए कि क्या PTI की सियासत की नज़र हम अपने कौमी इदारों को कर सकते हैं या हमारे कौमी इदारे किसी किस्म के सियासी परछाई से बालातर रहने चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा साहब जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने इंडियन मीडिया में अयाज सादिक के बयान को, अयाज सादिक को बैक किया, सपोर्ट किया, आपको लगता है कि वो एक अच्छा जस्टर था? ज़ाहिर है वो हुकूमत में, आप अपोजिशन में, इसके बावजूद भी उन्होंने अयाज सादिक के बिहाफ पर वहाँ पर वजाहत दी, तो सपोर्ट करते हैं आप उनके इस इक़दाम को एज अपोजिशन पार्टी? देखिए ना, यही तो खुला हुआ तजाद है। जो फवाद चौधरी साहब का अपना बयान था वो बहुत संगीन था और वो इतना संगीन था कि हमारी वजारत खारजा को उसकी वजाहत जारी करना पड़ी।
जबकि याद सादिक साहब के बयान में कोई ऐसी संगीन बात नहीं थी जिसकी वजाहत जारी करने की जरूरत महसूस की गई होती। और दोनों हजरात ने अपने अपने बयानात के हवाले से उसकी वजाहत कर दी कि हमारा जो असल मकसद था वो ये था। याद सादिक साहब ने कहा कि मैंने कतन आर्मी चीफ या फौज या कौमी सलामती के हवाले से किसी किस्म का रेफरेंस नहीं दिया, ना मेरे वो मुखातिब थे, मेरे मुखातिब सिर्फ वजीर खारजा थे। अब फवाद चौधरी साहब जो कि बहुत ज्यादा संगीन बात कर चुके हैं, उन्होंने जब वजाहत दी उसको तो मीडिया ने और सब ने तस्लीम कर लिया, अच्छा जी चैप्टर क्लोज मिटी पाओ। लेकिन याद सादिक साहब ने भी वही वजाहत दी कि मेरे बयान का मकसद क्या था, उसको बदस्तूर खुला रखा जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने इंडियन मीडिया पे तो डिफेंड कर दिया, लेकिन उनके जितने साथी हैं वो लोकल मीडिया पे तो मुसलसल याद सादिक साहब के खिलाफ, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि याद सादिक साहब ने वजीर खारजा को कहा और हुकूमत मुसर है इस बात को साबित करने में कि नहीं, उनका मुखातिब वजीर खारजा नहीं आर्मी चीफ थे। अब आप खुद देखिए कि फिर कौन इस मसले को बिगाड़ रहा है। ठीक, लेकिन एहसन साहब, जब मरियम साहिबा जलसों में खिताब करती हैं तो वो बड़ा वाजे कहती हैं कि ये बड़ों की लड़ाई है, इसमें छोटों का कोई काम नहीं है। वज़ीर आज़म को वो कहती हैं वो एक तनख्वाहदार मुलाजिम है। तो फिर अयाज सादिक साहब जब मुखातिब करते हैं तो फिर वो कैसे हुकूमत को या वज़ीर खारजा को मुखातिब कर सकते हैं जब उनकी लीडर इदारों को मुखातिब कर रही हैं? इसलिए ये तासुर बड़ा मजबूती से उभर रहा है कि अयाज सादिक का मुखातिब भी इदारे ही थे, चूँकि उनकी लीडर भी इदारों को मुखातिब करती हैं। देखिए, जब याद सादिक साहब ने खुद बार बार वाजे किया है कि उनके मुखातिब वजीर खारजा थे, और वजीर खारजा क्यों थे? इसलिए कि मुसलसल 2 दिनों से वजीर खारजा साहब ऑपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे कि ये सब इंडिया के एजेंट हैं। और उससे 1 रोज पहले मेरा भी उनके साथ वहां पर सख्त अल्फाज का तबादला हुआ। मैंने कहा कि आपको ये हक नहीं है कि आप यहाँ पर बैठी हुई ऑपोजिशन को ये कहें कि इनके अंदर मोदी की रूह आ गई है। हम भी अगर ज्यादा नहीं तो उतने पाकिस्तानी हैं जितने आप पाकिस्तानी हैं, और हम सब जो ऐवान के अंदर मुहिब वतन पाकिस्तानियों के वोट लेकर आते हैं, हमारी हुकुल वतनी पे अगर कोई एतराज करता है तो वो मुल्क का खैर खा नहीं है। तो वजीर खारजा मुसलसल वहाँ पर ऑपोजिशन के खिलाफ और फिर दीगर जो वज़रा थे वो इश्तियाल अंगेज तकारीर कर रहे थे। और मैं भी अगर आपकी हुकुल वतनी को मुसलसल चैलेंज करूंगा तो आप भी सिर पिटा के मुझे फिर जवाब देंगे, भी आप कैसे मेरी हुकुल वतनी को चैलेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी हालत तो ये है। तो वजीर खारजा से सारा तनाज़ा था और वही इसका मुखातिब थे। ठीक है, लेकिन एहसन साहब, शहरी रहमान साहब भी ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की बड़ी सीनियर रहनुमा है, वो भी उस मुलाकात में मौजूद थी और वो कह रही कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। शाह महमूद कुरैशी से मुताल्लिक जो कुछ अयाज सादिक साहब कह रहे हैं उसकी मुकम्मल तौर पर शहरी रहमान साहब ने तरदीद की है। तो फिर इसलिए बड़े सवालात खड़े हो जाते हैं अयाज सादिक साहब के बयान पर। देखिए, जैसे कि ये बात आ चुकी है कि ये जो अयाज सादिक साहब ने गुफ्तगू की है वो उसी मीटिंग की या साइड लाइन्स पे या उनकी और वजीर खारजा की बिल्कुल मुशाफा जो गुफ्तगू थी उस हवाले से उन्होंने बात की। ठीक है, तो लेकिन अब अयाज सादिक साहब ने जब बयान दिया हसन साहब, उसके बाद मियाँ साहब ने क्या अयाज सादिक साहब से कोई रब्ता हुआ, उनका कोई बात हुई उस बयान की, उन्होंने हिमायत की, उनको शाबाशी दी, थपकी दी, या फिर कहा कि वजाहत पेश करें आपने गलत बयान दे दिया है? मियाँ साहब का इस पर क्या रिएक्शन था? कोई रब्ता उनका अयाज सादिक साहब से हुआ? दोनों की कोई गुफ्तगू हुई? देखिए, जब अयाज सादिक साहब ने वजाहत कर दी है कि उनका मुखातिब वज़ीर खारजा थे, आई थिंक दैट इज एंड ऑफ द मैटर। ये तो हुकूमत उसे ट्रैक कर रही है और अयाज सादिक साहब के उस कॉन्ट्रोवर्सी को PMLN का बयानिया करार देना या PDM का करार देना मुनासिब नहीं है। मुनासिब ये बात है कि जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स है वही हमारा फोकस है और उसी के ऊपर तवज्जो रहनी चाहिए। हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए, पाकिस्तान के पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी तस्लीम की जाए, पाकिस्तान के अदलिया को मुकम्मल तौर पर आज़ादाना काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान के मीडिया पे आयद पाबंदियाँ ख़त्म होनी चाहिए, पाकिस्तान के जो तमाम हैं उनके मुआशी हकूक़ का दिफा होना चाहिए और उनको उनके जो मुआशी हकूक़ हैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतर मुआशी पॉलिसियाँ जिससे उनके लिए रोज़गार हो, गुर्बत ख़त्म हो, वो फराहम की जाए। इसी तरह जो हमारा वफाक है जिसमें सूबों के साथ जो अंडरस्टैंडिंग 18वीं तरमीम के जरिए हुई है, ऐसे हसास मामलों को छेड़ने से इतराज़ किया जाए ताकि ये वफाक और फेडरेशन मजबूत हो, ना कि कमज़ोर हो। तो ये जो हमारा बयानिया है वो तो इन मसाइल, इन इशूज़ के ऊपर है। इसी तरह मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हैं
उनमें शफाफ, साफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का रास्ता निकाला जाए ताकि मुल्क इस दलदल से निकले। तो ये वो इशूज हैं जिनके ऊपर हम कैंपेन ठीक है, लेकिन एहसन साहब अब इस पूरी कैंपेन में आपके साथी आपका साथ छोड़, फिर इसकी क्या वजह है? पहले पंजाब का एक ग्रुप सामने आया, जलील शरपुरी साहब ने इख्तिलाफ किया, उनके हमख्याल लोग उनके साथ थे। अब बलूचिस्तान का एक बड़ा नाम है अब्दुल कादिर बलोच साहब, उन्होंने आपकी पार्टी के बयानी से इख्तिलाफ किया। तो अब इस तरह से तो बलूचिस्तान में आपकी सियासत को, फिर PDM की तहरीक को भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। क्यों इस तरह से लोग आपकी पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं? देखिए, जो पंजाब के चंद 4-5 MPs हैं वो आज इस बयानिए की वजह से नहीं गए, वो 1.5 साल से गए हुए और उसके बाद से उनको कुछ साथी नहीं मिला। और जहां तक जनरल कादिर बलोच साहब का सवाल है, ये इसका ताल्लुक कोयटा के जलसे से है जहां पे नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की शिरकत पर उनका इसरार था, जो कि पिछले 2-2.5 साल से बिल्कुल पार्टी से भी लाताल्लुक थे और इनएक्टिव थे। और चूंकि उनके और मैंगल कबाइल के कत्ल के आपस में बहुत शदीद तनाज़ात हैं, तो हमारी क़यादत ने यही मुनासिब समझा कि हम उस जलसे में किसी किस्म की रिस्क नहीं लेना चाहते और उन्हें शरीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से दीगर हमारी इजलासों में भी शरीक नहीं हो रहे। तो चूंकि वो उनके ट्राइबल चीफ हैं कादिर साहब के, उस हवाले से वो सेंसिटिव थे। मेरे साथ भी उनकी बात हुई, शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ भी जनरल साहब की बात हुई। उन्होंने कहीं किसी किस्म के बयानिए पे अपने इख्तलाफ की बात नहीं की। उनका जो 1 पॉइंट एजेंडा था वो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की उस जलसे में शिरकत के हवाले से था। तो लिहाजा इसका एक कबायली पस मंजर है, इसका कोई सियासी पस मंजर नहीं। अब इस फैसले के लिए चूंकि वो उन्होंने कर लिया है, उसको वो जितने मर्जी रंग पहना दें, जो उसको बयानिए की बात कर दें, लेकिन हकीकत यह है कि किसी पार्टी मीटिंग के अंदर जनरल कादिर बलोच साहब ने इस बयानिए से ना इख्तलाफ का इजहार किया है, ना हम तक कोई ऐसे जज्बात आज तक करने। सही, लेकिन एहसन साहब अभी मुस्लिम लीग नून सिर्फ मुल्क के एक सूबे यानी पंजाब में मजबूत जमात है, दूसरे सूबों में बड़ी काम करने की आपको ज़रूरत है। अब अब्दुल कादिर बलोच साहब के चले जाने से बलूचिस्तान में आपकी जमात की सियासत को नुकसान नहीं पहुंचेगा? कमज़ोर नहीं होगी आपकी जमात उनके चले जाने से? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, चूंकि रैंक एंड फाइल हमारे साथ है, पार्टी के कारकुन हमारे साथ हैं और वहाँ पे जो तमाम तंजीमी लोग हैं उनके हम सब को पैगामात आए हैं कि इससे किसी किस्म का पार्टी में कोई कमज़ोरी या फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून पहले से ज़्यादा वहाँ पर मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म नज़र आएगी आप। ठीक है, और एहसन साहब अब शायद खाकान अब्बासी साहब ज़ाहिर है आपके टॉप लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, उनमें शामिल हैं, वो डायलॉग की बात कर रहे हैं। ये डायलॉग आप लोग किससे करना चाहते हैं? एज़ PDM, एज़ मुस्लिम लीग नून हुकूमत से डायलॉग करेंगे, लेकिन हुकूमत को तो आपके बयानी के मुताबिक आप लोग कोई अहमियत ही नहीं देते, इदारों से डायलॉग करना चाहते हैं। किस स्टेक होल्डर से इस वक्त आप डायलॉग करना चाहते हो? फिर PDM की तहरीक तो उसका मकसद कुछ और था, फिर डायलॉग की बात इस मौके पर क्यों कर रहे हैं शायद साहब? इस पे तो बहुत सारे लोगों ने तजवीज़ दी है। मैं भी जब असीरी में था तो मज़मून मैंने लिखा था कि जो हमारे मसाइल हैं, हम एक डेडलॉक में आ चुके हैं और जब तक एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग नहीं होता जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर डूज एंड डू नॉट्स तय करें, एक ज़ाब्ता अखलाक बनाएं कि आईन पाकिस्तान की रोशनी में हमने रियासत को कैसे चलाना है, हमने कैसे आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात बनाने हैं और इसके बाद हर इदारे ने अपने हदूद के अंदर रहते हुए कैसे मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना है और एक दूसरे से मददगार होकर काम करना है। तो जब तक ये एक ज़ाब्ते अखलाक नहीं बनेगा या एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग नहीं होगा जिसमें हम खुले दिल के साथ अपनी गलतियों को तस्लीम करें तमाम स्टेक होल्डर और आइंदा के लिए एक अच्छे जज्बे के साथ हम मुल्क के लिए एक रोड मैप बनाएं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर हम यही महाजराई की सियासत करेंगे, इस वक्त देखिए प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जिनको इम्पोज किया गया उन पे, वो नहीं यकीन रखते कोलैबोरेटिव गवर्नेंस पे या इंक्लूसिव गवर्नेंस पे। वो समझते हैं कि ही इज़ वन मैन शो और वो एक किंग कॉन्ग है, वो कोई सुपर ह्यूमन है, वो अपने मैजिक के साथ पाकिस्तान के सब मसाइल हल कर देंगे। लेकिन जो 2-2.25 साल का आपने तजुर्बा देखा है उससे ये पता चला है कि ना उनके पास कोई विजन है। उनका विजन इतना ही है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, कभी मुंह पे हाथ फेरते हैं, कभी कुछ और करते हैं। ना उनके पास कोई टीम है, जो 20 साल से वो कौम को बताते थे कि मेरे पास बड़ी ड्रीम टीम है, वो भी सब के सामने आ गई है कि उनके पास ना कोई टीम है, ना उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो सबको साथ लेके चल सकें और ना ही उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो नताइज पैदा करके दिखा सकें। अब तक तो मुल्क जिस महाज पे भी आप देखिए, चाहे वो मईशत थी, चाहे वो खारजा पॉलिसी थी, चाहे वो कश्मीर का इशू है, चाहे वो कोई भी पाकिस्तान का कलीदी इशू है, उस पर हमारे हिस्से में पिसपाई और रुसवाई आई है। तो लिहाजा ये अब निज़ाम चल नहीं सकता। हमें हम सबको मिलकर
पाकिस्तान को एक नया रीसेट देने की जरूरत है, और उसके लिए जो बुनियादी रेफरेंस डॉक्यूमेंट है वो हमारा आइन है, जिस पर सबका इत्तेफाक है। उसी की छतरी के नीचे बैठकर अगर हम मुल्क के लिए एक रोड मैप बनाएंगे, इसमें हम सबका भला है, मुल्क का भला है, और हम मुल्क को इस गर्दाब से। ठीक है, लेकिन एहसन साहब, जब ये इस डायलॉग की बात आप लोग कर रहे हैं तो उसके बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि पीडीएम में और आप लोगों के बयानी और मौक़िफ़ में एक बड़ी लचक पैदा हो रही है। आपकी एपीसी जब हुई, उसका एलामिया का पहला नुक्ता था वज़ीर आज़म को घर भेजना, पीडीएम का मकसद भी यही था, लेकिन अब डायलॉग की बात से ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात के ज़रिए आप लोग मामलात को हल करना चाहते हैं और अपने मकसद से कहीं पीछे हट रहे हैं, या वो मकसद कहीं साइड में चला गया, डायलॉग अब प्रायोरिटी बन गए। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल किसी किस्म की इस हुकूमत के हवाले से लचक नहीं है, क्योंकि ये तकरीबन 2-2.25 साल में साबित हो चुका है कि इमरान नियाज़ी साहब अपने अंदर सलाहियत नहीं रखते कि वो मुल्क के जो मसाइल हैं, जो लीडरशिप का लेवल दरकार है इस मुल्क को, वो फराहम कर सकें। लिहाजा इसमें किसी जमात के पास उनके लिए कोई लचक नहीं है। सब जमातें मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत को रुखसत करना मुल्क के लिए नागुज़ीर है। सब जमातें मुत्तफिक हैं कि एक नए रीसेट की ज़रूरत है, एक नया आज़ाद मुनसिफाना इंतखाब ही वो रीसेट हो सकता है। और ये जो एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजावीज़ें हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ लोगों ने दी हैं, तो इसका ताल्लुक इस बहरान से नहीं, ये तो हम सब महसूस करते हैं। और नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई 73 साल से मुल्क एक डगर पे नहीं चल रहा जिस पे चलाने की कोशिश की जा रही है। बार बार उसी नाकाम तजुर्बे को हम अपनाते हैं। यहाँ पर इस मुल्क की जो डेमोक्रेटिक ग्रोथ है उसको बार बार हम क्रश करते हैं। एक पौधा आप लगाते हैं, फिर 6 महीने बाद उसे उखेड़ लेते हैं, फिर दबाते हैं, फिर उखेड़ लेते हैं, फिर कहते हैं जी जड़ें नहीं पकड़ रहा। तो ऐसे तो दुनिया में कहीं जमहूरियत नहीं पनपती। लिहाजा ये जो डायलॉग जिसकी बात की जा रही है, ये एक ग्रैंड पर्पस है जो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल से ताल्लुक़ रखता है। इसका हमारी इस जद्दोजहद से इस हद तक की ताल्लुक़ है कि जो हमारे मकासद हैं, हम समझते हैं कि उनको एंड में सब स्टेक होल्डर्स के इत्तफाक राय से ही हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। वगरना तो जैसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि वी विल हेड फॉर पाथ ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन वो होती है कि जब एक निज़ाम खुद को बदलने की सलाहियत नहीं रखता तो वो ज़मीन बोस होता है ताकि उसके मलबे से एक नया निज़ाम पैदा हो सके या एक नई आगाज किया जा सके। मगर वो फिर एक बहुत कॉस्टली अफेयर होता है, उसमें बहुत कुछ ढह भी जाता है उस निज़ाम के साथ। तो इसलिए हम समझते हैं कि बात वहां तक नहीं जाएगी और जो मुख्तलिफ हमारे स्टेक होल्डर हैं वो तदब्बर का ठीक है। ऐसा सब एक आखिरी सवाल, अब 2021 को मरियम नवाज इलेक्शन का साल कहती हैं, मिड टर्म इलेक्शन की आप लोग बात करते हैं, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अभी हुए नहीं। अगर मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं तो उसी पुराने निज़ाम के तहत होंगे, फिर जो जमात हारेगी वो धांधली का शोर मचाएगी। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, किसी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर तो तवज्जो दी नहीं। फिर कैसे मिड टर्म इंतखाबात हो सकते हैं उसी निज़ाम के तहत? कैसे यकीन करेंगे आप लोग नताइज पर? देखिए, ये तो हमने अपने तमाम मुतालबात के अंदर रखा है कि जो नए इलेक्शन होंगे वो 2018 का रीप्ले नहीं हो सकते, और इलेक्शन से पहले तमाम जमातों के साथ ताउन के साथ एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि अगला इलेक्शन कैसे फेयर एंड फ्री होगा। और उसमें जो मुदाखलत के दरवाजे हैं जो माजी में देखने में आए हैं वो सारे बंद किए जाएंगे, और जो भी इंसानी हद तक मुमकिन एक फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है वो यकीनी बनाया जाएगा। तो यकीनन इलेक्शन जब होगा तो उससे पहले तमाम जमातें मिलकर एक ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तफाक करेंगी ताकि उसकी रोशनी में कम से कम मुतनाज़ा इलेक्शन हो सके। कुछ ना कुछ तो इख्तलाफ हारने वाले करते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जितना 2018 में धांधला हो गया था हमारे साथ। ठीक है एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि अगर मिड टर्म इलेक्शन होने हैं तो फिर उसका एक ऐसा ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया जाएगा कि उस पर तमाम पार्टियां मुत्तफिक हों। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म ने सनतों के लिए आज एक खुशखबरी दी है, उस पर गुफ्तगू होगी। अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से इस वक्त अपना रंग दिखा रही है और 3 माह बाद कोरोना केसेस की तादाद 2% से बढ़कर 4% हो गई है। और सोशल मीडिया पर अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि मुल्क में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है, लेकिन आज वजीर आजम इमरान खान ने इन सारी अफवाहों की नफी ये कहकर कर दी कि सनतें और कारोबार अब बंद नहीं कर सकते। मुल्क इस वक्त लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साथ ही वजीर आजम ने छोटी सनतों के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया कि 1 नवंबर से छोटी और दरमियानी सनतों को बिजली नवंबर 2019 के रेट से 50% कम कर देंगे। वजीर आजम ने यह मजीद कहा कि तमाम सनतों को अगले 3 साल तक 25% कम रेट पर बिजली फराहम की जाएगी और कोई पीकार नहीं होगा। मगर IMF तो हुकूमत से कुछ और ही मुतालबा कर रहा है। ज़राए का यह बताना है कि IMF किया है कि गर्दिशी कर्ज में कमी लाने के लिए इस अदायगी के लिए बिजली के निर्खों में मजीद इजाफा किया जाए या दूसरे ऑप्शन के तहत हुकूमत पाकिस्तान गर्दिशी कर्ज की मद में 1000 अरब रुपए अपने वसाइल से अदा करे। ज़राए का यह भी बताना है कि इस अदायगी से कबल IMF के साथ प्रोग्राम शुरू होने का कोई इम्कान नहीं है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आज का यह ऐलान क्या उनके पुराने ऐलानात की तरह ही होगा या वो वाकई मुल्क की सनती पहिया चलाने के लिए इस वक्त सीरियसनेस का मुजाहरा कर रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू करते हैं। अकील करीम डेडी साहब, मारूफ बिजनेसमैन, हमारे साथ मौजूद हैं। अकील करीम साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। जो आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलानात किए हैं, इससे ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा हो सकता है? छोटी सनतों को 50% कम रेट पर बिजली मिलेगी, जो बड़ी सनतें हैं उनको 25% कम रेट पर मिलेगी। फ़ायदेमंद है उनका ये एकदम? देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इस इक़दाम से सिर्फ आप ये सोचें कि प्राइम मिनिस्टर ने जो पैकेज दिया है उसमें कहीं ये नहीं है कि प्राइस आपकी कम होगी। उन्होंने ये कहा है कि जो बिल आपका लास्ट नवंबर को आया है, अगर उससे जितनी भी बिजली की डिमांड आपकी बढ़ती है उसके ऊपर वो 50% डिस्काउंट SME के लिए है और 25% डिस्काउंट है लार्ज मैन्युफैक्चर के लिए। तो उसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 100 पॉइंट इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस साल अगर मैंने 150 पॉइंट इस्तेमाल किए तो मुझे 50 पॉइंट के ऊपर 50% डिस्काउंट मिलेगा। अखिल साहब, जब ये जो इजाफी बिजली इस्तेमाल करेगा वही इससे ज्यादा फायदा उठा सकता है, लेकिन अब ज़ाहिर लोग इस फायदे को उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन जब पूरी इंडस्ट्री डबल बिजली इस्तेमाल करेगी तो इतनी बिजली हमारे मुल्क में मौजूद है, हुकूमत ये रिस्क ले सकती है? हमारे पास हमारे जो एग्रीमेंट हो गए हैं ना, वो तो हम बहुत ऊपर चले गए हैं इसी की वजह से ना, कि क्योंकि हमारी जो एग्रीमेंट है वो तो हम बिजली खरीदते नहीं है, हम उनको कैपेसिटी पेमेंट देते हैं। अगर हम किसी को 60% की जगह 80% बिजली खरीदते हैं तो हमारा रेट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट को उसका बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को देना चाहती है। इंडस्ट्री को जब ये बेनिफिट मिलेगा तो इंडस्ट्री में रोज़गार लोगों को मिलेगी, इंडस्ट्री एक्सपेंशन में जाएगी। तो ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें आपका लॉस कम है और मुल्क का फ़ायदा बहुत है, इंडस्ट्री का फ़ायदा बहुत है, SME का फ़ायदा बहुत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त पैकेज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है और इस पैकेज की वजह से अगर आपकी पावर यूटिलाइजेशन 25-26 हज़ार पे चली जाती है तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री का फ़ायदा होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगी। और ये हमारे यहाँ जो महंगाई वगैरह है, अब महंगाई को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन महंगाई को ख़त्म करने के लिए लोगों को रोज़गार हम दें। जब रोज़गार मिल जाता है तो महंगाई काबू में। ठीक है, लेकिन अकील साहब, अब एक तरफ IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो गर्दिशी कर्जा है, लोगों की इनकम, उस गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए पाकिस्तान को अपने बिजली के निर्ख बढ़ाने होंगे, बिजली की कीमत बढ़ानी होगी। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इस डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो फिर ये अमली तौर पर कैसे मुमकिन हो सकेगा कि IMF की शराइत को हुकूमत सीरियस ना ले और ये सहूलत दे? जो आपको कह रहे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर बिजली की यूटिलाइजेशन बढ़ती है तो गवर्नमेंट के रेट नीचे आते हैं, बिजली की यूटिलाइजेशन कम होती है तो बिजली के रेट बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि IMF को इससे कोई गर्ज नहीं है। IMF को नेट लॉस से फिक्र है। वो ये कहती है कि अगर आपकी बिजली यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ रही तो आप रेट बढ़ाओ। अगर बिजली की यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है तो फिर रेट बढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी मूव की है और ये गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ, ज़बरदस्त डिसीजन लिया है। ये लोगों को समझने की बात है। आप जो कह रहे हैं ना
गवर्नमेंट जो कह रही है और मैं जो कह रहा हूं उसको आप सिर्फ समझने की कोशिश करें कि अगर गवर्नमेंट आईपीपी से बिजली 60% लेती है तो उसको महंगी मिलती है, अगर वो 70% लेती है तो थोड़ी सस्ती हो जाती है, अगर वो 80% लेती है तो और ज़्यादा सस्ती होती है, अगर वो यूटिलाइजेशन 90% पे जाती है तो एकदम रेट नीचे आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि बिजली की यूटिलाइजेशन बढ़े ताकि उनके रेट कम हो और वो पास ऑन कर दे इंडस्ट्री। ठीक है, तो अकील साहब ये बताएगा कि क्या इसकी कोई मुद्दत भी तय हुई है कि कितने माह तक होगा? ये सिर्फ मौसम सरमा के लिए पेशकश है हुकूमत की, या जब आगे गर्मी का मौसम आएगा जब बिजली की यूटिलाइजेशन ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है, मेरा ख्याल है कि अगले 3 साल तक गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है कि अगले 3 साल के लिए वो ये, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट अगले 3 साल के लिए पैकेज दे रही है और इस दौरान और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि नए लोग आए, ओके हम नई इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो हमें क्या बेनिफिट है। तो डेफिनेट अगर ये सक्सेसफुल स्टोरी हो जाती है तो गवर्नमेंट ये आगे तक जा सकती है इसको लेके। मेरा अपना ख्याल है कि ये इसको हम जितना भी अप्रिशिएट करें कम है। ठीक है, लेकिन एक्टिव है गवर्नमेंट, दिन रात लगी हुई है। जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी चीज पे नोटिस लेते हैं जाहिर है उसको अप्रिशिएट तो करते हैं। उन्होंने इससे पहले कराची पैकेज का भी ऐलान एक बार नहीं 2 बार किया, लेकिन अमली तौर पे कुछ सामने नहीं आया। वो महंगाई कम करने की भी बात करते हैं लेकिन वहां भी अमली इकदाम नहीं दिखाई देते। तो अब इस ऐलान के बाद ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि इस पर अमल होगा या नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक, देखें अमल हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, काम शुरू हो चुका है, नालों की सफाई हर गली में आप देख रहे हो रही है। अब ये सारी चीज़ें देखें, आप लोग अगर देखने जाएंगे तो दिखेगी, अगर आप इग्नोर करेंगे तो नहीं दिखेगी। मुझे दिख रही है कि पूरे कराची में काम हो रहा है। कराची में मुख्तलिफ जगहों पे हम घूमते रहते हैं, हम देख रहे हैं सीवरेज के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, हम देख रहे हैं कि रोड्स जो टूटे हुए थे वो बन रहे हैं। साहब महंगाई तो मुस्तकिल बढ़ रही है, गरीब की जिंदगी तो मुस्तकिल मुश्किल हो रही है, चीनी आटा तो मुस्तकिल महंगा हो रहा है, दवाएं महंगी हो रही हैं। मैं आपको बताता हूं, देखे आटे की प्राइस गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई है, गवर्नमेंट कीन है उसको सपोर्ट करने के लिए। चीनी की प्राइस थोड़ी बहुत नीचे आई है और नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट 75-80 रुपए में काम हो रहा है, तो वहाँ भी बेहतरी आ रही है। सब्जी की जो प्राइस बढ़ी है तो हम ये नहीं कह सकते कि सब्जी बढ़ने का मतलब इकोनॉमी डूब गई है। देखें बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी तो ये इशू आते हैं, कभी यही टमाटर 10 रुपए किलो नहीं बिक रहा होता, कभी 200 रुपए किलो बिक रहा होता है, लेकिन गवर्नमेंट फोकस कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट बैठी हुई है, लेकिन देखें हमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप ठीक कह रहे हैं, गवर्नमेंट ये मानती है कि महंगाई हुई है, लेकिन महंगाई के बाद जो अभी नंबर आए हैं इस दफ़ा इन्फ्लेशन के वो नीचे आए। 9.3 एक्सपेक्टेशन थी, 8.9 आया है। और मेरा ये ख्याल है कि अक्टूबर का जो नंबर आएगा नवंबर का वो इससे भी नीचे आएगा। तो ये गवर्नमेंट किसी हद तक महंगाई को कम करने में कामयाब हो रही है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, वीट की प्राइस कम हो, आटा महंगा ना हो, क्योंकि ये हर गरीब आदमी के घर में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो वो गवर्नमेंट खुद भी इसको अंडरस्टैंड कर रही है और मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने इकोनॉमी का पहिया चला दिया है तो बाकी चीज़ें कोई बहुत बड़ी नहीं है, वो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, और लोग उम्मीद भी ज़ाहिर है इस गवर्नमेंट से ये करते हैं कील साहब कि इस तरह के इकदाम उठाए जाएं। अब जिस वक्त कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, छोटी सनतों को, छोटे ताजरों को बहुत नुकसानात उसमें उठाने पड़े थे, बहुत सारे लोगों का पूरा बिजनेस ही रैपअप हो गया था। उन लोगों को क्या कुछ रिकवरी इससे मिल सकती है? कुछ स्टेबल उनकी मौशी कंडीशन, पोजीशन उनकी बेहतर हो जाएगी? उनके हालात कुछ मुस्तहकम हो सकेंगे इस फैसले के बाद? देखें, आपको कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा अनाउंस ये किया है, कोविड के बावजूद उन्होंने कहा हम इंडस्ट्री बंद नहीं करेंगे, हम एक्शन को नहीं रोकेंगे, हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। पूरे दुनिया में हम वाहिद मुल्क है जिन्होंने इस तरह का अनाउंसमेंट किया और हम अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। फिर ये जो वबा कोविड की जब आ रही है, सेकेंड टाइम भी प्राइम मिनिस्टर ने यही अनाउंस किया है। दूसरी बात, जो एसएमई को नुकसान हुआ है, जो इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, लोगों को बेरोज़गार ना करे, तो सेंट्रल बैंक ने काफ़ी पैकेज दिए हैं। लोगों को ये भी पैकेज दिया है कि मुफ्त में पैसे दिए हैं कि आपको हम लोन दे देते हैं, आप लोगों को निकाल लेना। ये कोई छोटी बात नहीं होती है।
एक्सपोर्टर को अलग पैकेज दिया, रिफंड में गवर्नमेंट ने इनको सहूलतें दी है, रेगुलर बेसिस पे लोगों को रिफंड मिल रहे हैं, इनकम टैक्स के रिफंड मिल रहे हैं, सेल टैक्स के रिफंड मिल रहे हैं। और अकील साहब, ये श्योरिटी दी है गवर्नमेंट ने आपको, वजीर आजम ने ऐलान तो किया कि लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन किसी मौके पर जाकर एनसीओसी की सजेशन पर किसी वक्त अचानक से तो ये लॉकडाउन इंपोज नहीं कर दिया जाएगा। श्योरिटी आपको यकीन दहानी कराई है वजीर आजम ने? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट ने पहले भी कामयाबी हासिल की है और अब भी जाहिर बात है कि वो एक्टिव है। जब आप एक्टिव होते हैं तो चीज़ें आपके सामने होती हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि जो गवर्नमेंट ने वादा किया इंडस्ट्री चलाने का, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आप SOPs पे अमल भी करें। ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल ही टेक केयर ना करें, उन्होंने कहा आपको टेक केयर करनी पड़ेगी। देखिए, हमारे जो बिजनेसेस हैं वो खुद बता रहे हैं कि हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। हमारे अक्टूबर के फिगर्स आए हैं एक्सपोर्ट के, गुड्स एक्सपोर्ट्स $2 बिलियन हम क्रॉस कर गए। करंट अकाउंट हमारा सरप्लस रहा है, ट्रेड डेफिसिट में कमी आई है। तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। इस कोविड के बावजूद, बारिशों के बावजूद हम माशाल्लाह सरवाइव कर रहे हैं, बल्कि ग्रोथ अचीव कर रहे हैं। फिर आप ये देखें कि फर्टिलाइजर, यूरिया इतनी बड़ी तादाद में सितंबर अक्टूबर में बिकी है जिसका पहले कभी भी रिकॉर्ड नहीं मिलता। और ये देखें कि गवर्नमेंट ने कोई एक सेक्टर नहीं छोड़ा, क्रॉस द बोर्ड, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, पॉजिटिव इकदाम मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए उठा रही है। बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी साहब, मारूफ बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद थे कि हुकूमत के ये इकदाम मुल्क को मुआशी तौर पर मजीद मुस्तहकम कर सकते हैं और अगर एक बार मुल्क की इकॉनमी चल पड़ी तो दूसरे मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमेरिकन इलेक्शंस की कुछ बात करेंगे। अमेरिका का अगला सदर कौन होगा, चंद ही घंटों में यह फैसला होने वाला है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अमेरिका का अगला सदर कौन होगा, चंद घंटों में यह फैसला होने वाला है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिकी सदारती इंतखाब पर लगी हुई हैं क्योंकि इन इंतखाबात के नताइज से तकरीबन पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और खारजा पॉलिसी पर भी असर पड़ता है। अमेरिका में होने वाले अब तक के सर्वे ये बताते हैं कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को रिपब्लिकन उम्मीदवार और मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक वाज़ेह बरतरी हासिल है। लेकिन गुज़िश्ता इंतखाबात से पहले भी कुछ इसी तरह का माहौल था जब हिलरी क्लिंटन को ट्रंप पर वाज़ेह बरतरी हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप सदर बनने में कामयाब हो गए थे। तो क्या इस बार भी सर्वे रिपोर्ट्स गलत साबित हो सकती हैं? अमेरिका की मुस्लिम और पाकिस्तानी कम्युनिटी की हिमायत जो बाइडन को हासिल है और अगर जो बाइडन अमेरिकी सदर बनते हैं तो क्या अमेरिका की पाकिस्तान के लिए पॉलिसी में कोई मुस्बत तब्दीली आ सकती है? तो ये वो तमाम सवालात हैं जो कि अमेरिकी इलेक्शंस के बारे में खड़े हो रहे हैं। अब इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश इस वक्त हम करते हैं। अनीला अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी निजात अमरीकी सियासतदान हैं, डेमोक्रेटिक हैं और जो बाइडन के साथ इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में साथ साथ हैं, जबकि डॉक्टर एम अकबर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर हैं। तो अनीला साहब, अब आपकी पार्टी इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि जो बाइडन इस इलेक्शन में कामयाब होंगे और वही अमेरिका के अगले सदर बनेंगे। क्या वजह है इस कॉन्फिडेंस की और इस कामयाबी के यकीन की? देखिए, हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं क्योंकि अगर हम वो स्टेट्स देखें जो अब ब्लू हो रहे हैं, जिनको हमने फ्लिप कर दिया है और उनको काउंट करें तो बाइडन के जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो 279 से ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन हम कोई भी वोट फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं। अभी आपको पता है रिपब्लिकन्स इलेक्शन डे पे वोट करते हैं, वो भी बहुत जोश से आए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं लोग फॉर आवर्स एंड आवर्स। और डेमोक्रेट्स, हमारे एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वी विल नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, हम कुछ नहीं कहेंगे, एवरी वोट हैज टू बी काउंटेड, दैट मीन्स एवरी अमेरिकन वोट इज इम्पोर्टेंट। तो वो चाह रहे हैं कि जो लोग जिन्होंने कल तक वोट नहीं किया था, और जैसे कि फ्लोरिडा में 23,000 लोग थे एक काउंटी में जिन्होंने वोट नहीं किया, वो उनको वापस लेके आए और कहें अपना वोट डालो, चाहे तुम डालो रिपब्लिकन के लिए चाहे डेमोक्रेट के लिए, बट डालो क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है। तो इस तरह से जो गेट आउट द वोट कैंपेन डेमोक्रेटिक पार्टी की जा रही है उसमें ये हुआ है कि बहुत सारे यंग लोग और डिवर्स कम्युनिटीज जैसे लटीनो कम्युनिटी है, द पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी और अफ्रीकन अमेरिकन यंग लोग और सीनियर्स, ओल्डर जनरेशन जो ओबामा के बाद उन्होंने वोट नहीं दिया, वो वापस आ गई है इनटू टू बी काउंटेड। तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है इस वक्त।
तो अनिल साहब, अब 2016 में जब हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रही थी, उस वक्त वो भी बहुत पॉपुलर थी, उन्होंने भी बहुत सारे वोट्स हासिल किए, लेकिन फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं बन सकी, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने। तो उसी तरह से वही वाला हमें रिवाइंड तो नहीं देखने को मिलेगा इस बार भी कि जो बाइडेन बहुत पॉपुलर हैं लेकिन फिर ट्रंप कामयाब हो जाएं और प्रेसिडेंट अगले टेन्योर के लिए भी वही हों? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं खुद हिलरी की डेलीगेट थी और उस साल मैं रन भी कर रही थी फॉर ऑफिस, और मुझे जो फीलिंग्स हो रही थी एंजाइटी की कि क्या होगा एग्जैक्टली मुझे वैसी फीलिंग्स अभी भी हो रही हैं। हम डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजिस्ट बात कर रहे थे और हम कह रहे थे हमें वही लग रहा है, डेजा वू। लेकिन ये अच्छी बात है कि लोग दोनों साइड पे बहुत जोश और खरोश से वोट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी डिक्लेयर नहीं किया किसी को विनर और या जंप नहीं किया जैसे किसी ने लास्ट टाइम किया था 2016 में। तो इसलिए लोग डरे हुए हैं। देखिए, रिपब्लिकन्स भी डरे हुए हैं कोरोना से, डेमोक्रेट्स तो बहुत डरे हुए हैं, बिकॉज हमारे बहुत सारे जो डेमोक्रेट्स हैं उनके पास हेल्थ केयर नहीं है। उनको पता है कि अगर ओबामा केयर, जो कि अफोर्डेबल केयर एक्ट के थ्रू आई थी, वो अगर चली गई तो कल को वो बीमार होंगे तो दे विल नॉट हैव हेल्थ केयर। तो आप सोचिए उनकी बेसिक जो नेसेसिटीज हैं एक डेमोक्रेटिक पावरफुल नेशन जो वी टेक फॉर ग्रांटेड, वो एट स्टेक हैं। तो कैसे नहीं आएंगे वो इलेक्शन में अपना वोट देने और 4 years ऑफ डार्कनेस जो हमें ट्रंप साहब ने दी है वो ख़त्म करने। तो ये इश्यूज लेके लोग कोरोना को फाइट करते हुए लाइंस में लगे हुए हैं और उनको हम यही कहे जा रहे हैं कि डोंट लीव द लाइन टिल यू गो। ठीक है, चले मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूं। तो अकबर साहब, रिपब्लिकन सपोर्टर वाकई डरे हुए हैं इस वक्त जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी से, जैसे अनिला साहिबा कह रही हैं कि वो वोटर भी जो बराक ओबामा के चले जाने के बाद वोट देने नहीं आए थे, अब वो भी आ रहे हैं और जो बाइडेन को वोट दे रहे हैं और बहुत चांसेस हैं उनके ये इलेक्शन जीतने के। वो बात यह है कि बहुत बड़ा, अगर आप देखें कि सबसे बड़ा इशू क्या है इस दफा, सबसे बड़ा इशू है कोविड-19 कोरोना वायरस का। तो उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा लोग उसकी वजह से भी वोट दे रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है कि कैसे हैंडल किया गया था। तो दोनों साइड पे अब तक वो कह रहे हैं सारे रैकेट टूट जाएंगे। तो पहला रैकेट 1908 में था, कितने परसेंटेज अमेरिकन वोट देते हैं। तो इस दफा ऑलरेडी 100 मिलियन लोग दे चुके हैं वोट, तो अनदर 50 to 60 मिलियन लोग वोट देंगे। देयर इज नो डाउट कि इतनी बड़ी वोटिंग परसेंटेज इज गुड फॉर एवरीबॉडी। तो अकबर साहब, जो भी जीतेगा, जो कोविड पॉलिसी थी ट्रंप इंतजामिया की, डोनाल्ड ट्रंप की, वो तो कामयाब नहीं हुई, नाकाम हो गई और इस वजह से लोग उनके खिलाफ हो गए और जो बाइडेन को वोट दे रहे हैं। आई मीन वो डेफिनेटली कोविड जो है इसका बहुत बड़ा, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये इलेक्शन लूज किया तो दैट विल बी दी नंबर 1 रीजन हो। सही। तो अनिला साहब, एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा भी अमेरिका में जो समझता है कि जो मुल्क की इकोनॉमी है उस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ही एक बेहतर कैंडिडेट हैं। तो जो बाइडेन साहब, क्या उनके पास वो अहलियत नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर सकें? चूंकि एक बड़ा मखसूस ग्रुप है जो इस बारे में भी बात कर रहा है। देखिए, इकोनॉमी जब सही होगी जब आपके लोग हेल्दी और सेफ होंगे। वो लोग डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, अमेरिकन्स हैं इन दी एंड, और जब वो सेफली काम पे वापस नहीं जा सकेंगे, उनके जाहिर है उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इस वक्त क्राइसिस हुई हुई है जिंदगी में, ऐसी अमेरिकन ने कभी क्राइसिस नहीं देखी है कि पैंडेमिक भी हो, इकोनॉमी भी डाउन हो और प्रेसिडेंट कहे कि बेसिक मैंडेट अगर ये हो जाती अप्रैल में कि फेडरली मैंडेट कर देते ट्रंप साहब के हर कोई मास्क पहने, तो आज हमारी ये सिचुएशन नहीं होती, ना ही दुनिया की इकोनॉमी खराब होती। कितने अमेरिकन इस वक्त हैं जो उनके लिए बेसिक जो खाना है 3 वक्त का वो नहीं होता है। आपको पता है कि पाकिस्तानीज भी सफ़र कर रहे हैं। उसमें हमने हलाल फूड फॉर सीनियर्स गवर्नमेंट से लेके ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया। क्यों? क्योंकि हमारे जो सीनियर्स थे वो भूखे थे। अब ये रियलिटी है। तो इसमें जब ये वोटर्स हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो लो इनकम लोग हैं, वो जाके जब वोट दे रहे हैं, उन्होंने, लेकिन अनिल साहब, जो जॉबलेस लोग थे उनको तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अलाउंस भी दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और बहुत उनकी इस कोविड में हेल्प भी की, उन्होंने हेल्प आउट करने की कोशिश भी की। तो वो एक फैक्टर भी तो है कि लोग सिंपैथी शो कर सकते हैं उनके लिए। देखिए, वो कर सकते हैं ज़रूर। बहुत सारे रिपब्लिकन्स हैं जो कि डाई हार्ड हैं, उसी पे इनकी
हुकूमत चल रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। इनकी 34% बेस है वो जो कभी किसी को वोट नहीं देगी। लेकिन देखिए जब आप बीमार होते हैं, अभी मैं एक फ्लोरिडा की एक लेडी से बात कर रही थी, वो हार्डकोर कंजर्वेटिव रिपब्लिकन है, उन्होंने जिंदगी में डेमोक्रेट्स को कंसिडर नहीं किया। सिर्फ उनकी माँ का इंतकाल हुआ जो 90 इयर्स की थी, तो उन्होंने कहा हेल्थ में ये मैंडेट अगर कर देते, मास्क का मजाक नहीं उड़ाते, तो शायद मेरी माँ नहीं मरती, इस दुनिया से नहीं जाती। तो आप देखिए छोटी सी चीज इन्होंने अगर ये नहीं की, तो अब हम इनको कैसे, अनरिलायबल प्रेसिडेंट है, अब इनको कैसे ट्रस्ट करेंगे फॉर अनदर 4 years? वी कैन नॉट डू दैट। तो अमेरिका जाग गया है, यंग लोग भी जाग गए। आपको पता है वो जस्टिस एंड इक्वालिटी के नारों पे इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत एंथुजियाज्म आया हुआ, जिसमें पाकिस्तानी और मुसलमान लोग शामिल हैं। हम सारे रिपब्लिकन्स नहीं हैं, जैसे कि आपने देखा दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट हैं, लेकिन डेफिनेटली हम ज़्यादा एंगेज हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं तो 10 साल से पाकिस्तानियों से कह रही हूँ वी मस्ट गेट एंगेज, वी मस्ट गेट एंगेज। लेकिन कुछ कोविड और कुछ ट्रंप साहब की जो अनकन्वेंशनल बिहेवियर और उनके जो रेटरिक थी जो हमारे खिलाफ थी, शायद उससे हमारी कौम जाग गई है, पाकिस्तानी कम्युनिटी। ठीक है, तो डॉक्टर अकबर ये पाकिस्तानी कम्युनिटी और फिर स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी क्यों डोनाल्ड ट्रंप के इतनी अगेंस्ट है? ये कोविड पॉलिसी ने भी इसमें कोई अपना रोल प्ले किया, क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल में कोविड से ज्यादा जो इनिशियली वो जब उन्होंने लास्ट इलेक्शन जीतने के लिए उसके बाद मुस्लिम बैन जो किया था, दैट हैज लास्टेड अफेक्ट लोगों की मेमोरी में। तो आई थिंक उसका ज्यादा असर था कोविड से भी। जहाँ तक इकानमी का ताल्लुक है, इकानमी तो नो डाउट इट्स इम्प्रूविंग, बट कोविड की वजह से दे कैन, but keep in mind, इतने बिजनेस वाले लोग जो हैं, they really want to open the economy. I know they worry about COVID, but at the same time they are very worried about the economy. So we should never underestimate the economy की जो issue है। ठीक है, तो अनिला साहब, जो बाइडन अगर नेक्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के, तो फिर पाकिस्तान के लिए क्या पॉलिसी शिफ्ट है, क्या चेंज है, और फिर साउथ एशिया के लिए क्या उनकी पॉलिसी है? कुछ डिस्कशन हुई इस बारे में जब इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही थी, उसमें इस पर कोई बात हुई? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही जो बाइडन एंडोर्स हुए तो उसमें बहुत सारे इंडियंस भी हैं और पाकिस्तानीज भी हैं, उनकी कैंपेन बड़ी डिवर्स है जैसे कि पार्टी है। तो हम सब ने ये इशू रेज किया, मैं खुद उनके साथ एक जूम कॉल पे थी। मेरा नंबर 1 क्वेश्चन यही था कि आप हमें हेल्प करें, रिज्यूम करें टॉक्स ऑन कश्मीर ह्यूमन राइट्स का इशू रेज करें। तो वो तो उन्होंने फ़ौरन ही स्टेटमेंट दे दिया कि मैं इस इशू को हैंडल करूँगा। और हमारे लिए जो है ये सबसे फ़ख्र की बात है कि उन्होंने इससे ये नहीं देखा कि मैं इंडिया से, ट्रंप साहब ने तो आप देखिए अभी 6 दिन पहले तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारे पोम्पियो साहब इंडिया गए थे। तो इनसे हमारे को एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जो बाइडन होप्स लेके आएंगे, लोगों की बहुत हाई होप्स हैं उनसे कि उन्होंने सीखा होगा जो 2008 ओबामा में की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उससे ज़्यादा उन्होंने सीखा है। ये सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के भी चेयर रह चुके हैं, ये पाकिस्तानी से भी इनकी दोस्ती है। उसके अलावा नैन्सी पेलोसी हमारी लीडर होंगी, वो भी पाकिस्तानीज और इंडियन से उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। तो वो जो एंगेजमेंट है वो हमारी शुरू हो गई है और डिस्कशंस आर ओपन, यही हमारे लिए अच्छे होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अनिला अली साहब हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर एम अकबर साहब मौजूद थे, और ये कह रही थी कि जो बाइडन अगर आते हैं तो कश्मीर के मामले पर, पाकिस्तान के मामले पर एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आ सकता है। इसी नोट पर आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।